जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सॉर्टिंग के बारे में कि किस तरह से आप किसी भी एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बात की थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स के बारे में। वैसे तो हम लूप्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज़ में। हमने फॉर लूप, डू वाइल, इन तीनों लूप्स के बारे में बड़ी डिटेल से बात की थी और हमने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट हमें कुछ और लूप्स प्रोवाइड करता है जिनको हम यूज़ करते हैं एरेज पे। तो यही हमारा आज का टॉपिक है और हम बात कर रहे होंगे फॉर ईच लूप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें HTML का कोड लिखना है। रोज़ की तरह आपने एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करना है और जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास कोड आ चुका है। अब ये जो स्टेप है बार बार HTML का कोड लिखना और बार बार समझाना कि जावास्क्रिप्ट की फाइल को किस तरह से आपने लिंक करना है, ये इसलिए बताता हूँ कि अगर कोई नया व्यूवर्स आ जाता है तो उसे परेशानी ना हो, उसे पता हो कि हम किस तरह से ये प्रोसेस करते हैं। तो अब हमने क्या करना है, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है। तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सोर्स प्रोवाइड करते हैं और सोर्स में अपनी फाइल का नेम। यहाँ पर ये करने के बाद आपने Ctrl+S करना है और आपकी जो फाइल है जावास्क्रिप्ट की अब वो लिंक हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ यूज़ करूँगा ताकि हम अपनी जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट है वो इसमें दिखा सकें। तो इसको हम एक आईडी देते हैं डेमो और इसी से हम इसे गेट कर रहे होंगे। इसी तरह से एक और पैराग्राफ बनाते हैं और इसे भी हम एक आईडी प्रोवाइड कर देते हैं और इसे हम आईडी देते हैं डेमो1 के नाम से। इन दोनों पैराग्राफ्स को हम यूज़ करेंगे अपनी जावास्क्रिप्ट का आउटपुट दिखाने के लिए। इन्हें सेव कर लेते हैं और चलते हैं स्क्रिप्ट फाइल में। अब यहाँ पर क्योंकि हम एरेज के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले एक एरे क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे कॉन्स्ट कीवर्ड का और फिर एरे का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद इन ब्रैकेट्स के अंदर हम एरे के एलिमेंट्स रख रहे होते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप स्ट्रिंग्स इसमें रख सकते हैं, आप चाहे तो नंबर्स रख सकते हैं और आप चाहे तो दोनों इसमें रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो फिलहाल आपको समझाने के लिए मैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ का यूज़ करूँगा 43, 44 एंड 45। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं और अब हम यूज़ करेंगे फॉर ईच। लेकिन फॉर ईच लूप यूज़ करने से पहले हम फॉर लूप को यूज़ करते हैं और ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि फॉर लूप के होते हुए हमें क्यों ज़रूरत पेश आई फॉर ईच लूप की। फॉर लूप तो था ना हमारे पास, तो फॉर ईच क्यों हमने इंट्रोड्यूस कराया और क्यों हम उसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर लूप को यूज़ करते हैं और फिर फॉर ईच की तरफ जाएंगे और दोनों में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे इस एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, सबको एक एक करके प्रिंट कराना है फॉर लूप को यूज़ करते हुए। तो उसके लिए सबसे पहले फॉर लूप और फिर हमें एक वेरिएबल चाहिए आई जो कि इनिशियलाइज होगा 0 के साथ और फिर हमें चाहिए कंडीशन कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार रिपीट होगा। तो हमने अपने इस लूप को एग्जीक्यूट कराना है उतनी बार जितने के हमारे एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट गिनने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम कंडीशन सेट करते हैं और यहाँ पर एक मेथड है हमारे पास डॉट लेंथ का। उससे क्या होता है, हमारे पास एरे की लेंथ हमारे पास आ जाती है। और फिर हमें एक और चाहिए स्टेटमेंट जिसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे होते हैं अपने आई की वैल्यू में। तो ये हमारी बॉडी होती है फॉर लूप की। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। सबसे पहले हमने डिक्लेरेशन की बात की, फिर हमने कंडीशन सेट की और फिर हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया। अब इसमें वैल्यूज़ दिखाने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ इसी के अंदर जो कि लोकल वेरिएबल है, उसे नाम दे देता हूँ वैल। और यहाँ पर हम एरे का यूज़ करेंगे। हमारी एरे का नाम है array1 और इसके अंदर हम आई पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसी हमारी लूप चलेगी ना तो फिलहाल हमारी आई की वैल्यू है 0। तो यहाँ पर आई की जगह पे 0 आ जाएगा और 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आकर स्टोर हो जाएगी इस वैल वेरिएबल के अंदर। तो इस तरह से हमारे ये जो लूप है वो काम कर रहा होगा और उसके बाद हमने इसी को, इस वैल को आउटपुट में दिखाना है कंसोल को यूज़ करते हुए। कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं और हमारे वैल वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो हम आउटपुट में देखना चाहते हैं। इसी तरह जब हमारा लूप दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा तो आई की वैल्यू में एक का इजाफा हो चुका होगा और आई की वैल्यू हो चुकी होगी 1 और फिर यहाँ पर आई की जगह पे 1 आ जाएगा और फिर 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हमारे वैल वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगी और हमें आउटपुट में दिखाई देगी। इसे सेव करते हैं और इसका आंसर देखने के लिए हम चलते हैं अपने कंसोल में। ये हमारा कंसोल। अब यहाँ पर देखिए हमारी एरे के एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं एक एक करके।
लेकिन अब यहाँ पर देखिए हमने फॉर के अंदर कितनी सारी चीज़ों का यूज़ किया। तो इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, ज़्यादा कोड लिखने से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर ईच का। उसमें ये सारा काम हो जाता है इतनी सारी चीज़ों को इस्तेमाल किए बगैर। तो उसको अब यूज़ करके देखते हैं हम फॉर ईच को, और देखते हैं वो किस तरह से काम करती है। तो सबसे पहले इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें एक वेरिएबल चाहिए जिसमें हम अपनी एरे के एलिमेंट्स को स्टोर करा रहे होंगे, जैसे कि हमने फॉर लूप में थोड़ी देर पहले किया। तो इसे नाम दे देते हैं वैल का, या फिर इसे टेक्स्ट का नाम दे देते हैं कि जो कुछ भी होगा वो हम इसमें स्टोर करा रहे होंगे। और इसे फिलहाल के लिए हम नल से इनिशियलाइज करा देते हैं, इसमें कोई वैल्यू हम स्टोर नहीं करा रहे। अब यहाँ पर फॉर ईच को यूज़ करने के लिए आप सबसे पहले एरे का नाम लिखते हैं, जो भी आपकी एरे हो, फिर डॉट का यूज़ करते हैं आप, और फिर हम यूज़ करेंगे फॉर ईच लूप का, फॉर ईच। और इसके अंदर हम एक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और उस फंक्शन को हम कॉल करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपने फंक्शन कीवर्ड लिखना है। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो फंक्शन इन ब्रैकेट्स के अंदर भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो अलहदा से फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हम दोनों करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसी के अंदर फंक्शन का यूज़ करते हैं, और फिर इसमें हम कुछ पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे। देखिए साइड पे हमारे पास ना ऑप्शन आ रहा है कि सबसे पहले हमारे पास एक वैल्यू नाम का वेरिएबल होना चाहिए, जिसमें वैल्यू जा रही होगी, साथ में इंडेक्स और साथ में हमारी एरे जा रही होती है। तो यहाँ पर मैं एक वैल्यू नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, और फिर इंडेक्स भी साथ में जा रहा होता है, और फिर हमारी एरे जो भी हो, यहाँ पर मैं एरे का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोड लिखना है। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमने हर एक एलिमेंट को स्टोर कराना है, और फिर प्लस इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे, और जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो हम स्टोर कराते जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, मतलब ऐड करते जाएंगे। और फिर यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स आए ना वो न्यू लाइन पे होने चाहिए। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो सिंपल जैसे कि हम HTML में करते हैं, यहाँ पर BR टैग का यूज़ करेंगे, और इससे लाइन जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो सिंपल यही हमारा मेथड था। अब इसे यूज़ करते हैं और आउटपुट में दिखाते हैं। आउटपुट के लिए मैं इस बार अपना आउटपुट दिखा रहा हूँ HTML के अंदर। तो उसके लिए हमने यूज़ करने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और जब हमने HTML का कोड लिखा था तो हमने ID प्रोवाइड की थी डेमो, तो उसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उसके बाद डॉट इनर HTML का यूज़ करेंगे। और आउटपुट में हम दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट को, क्योंकि उसके अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं वो स्टोर हो जाएंगे। इसे सेव कर लेते हैं, इसे यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि इस पर हमारा जो आंसर है वो HTML में आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे उस एरे के सारे एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप डिफरेंस देखें कि फॉर लूप के अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ों को यूज़ किया था। हमने उसमें डिक्लेरेशन की थी, हमने कंडीशन सेट की थी, और हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ किया था। लेकिन वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप चाहें तो इस फंक्शन को अलहदा से डिक्लेयर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ, ये कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर नहीं आएगी, इसे यहाँ से हटा देते हैं और इसे यहीं पर टर्मिनेट कर देते हैं, और वो जो फंक्शन है ना हमारा उसे अलहदा से बनाते हैं। अब के बाद हमें यहाँ पर फंक्शन का नेम प्रोवाइड करना होगा। इसे नाम दे देते हैं प्रिंट, क्योंकि हमारी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा होगा। अब यहाँ पर जो कर्ली ब्रैकेट है इसे हमने क्लोज करना है, तो इसे क्लोज कर देते हैं कोड के आखिर में। अब ये जो हमारा नाम है इसी फंक्शन का, इसी नाम को हमने इस मेथड के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्रिंट। अब इसे सेव करते हैं और दोबारा से इसका आउटपुट देखते हैं। चलते हैं अपने ब्राउज़र में। अब जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई भी चेंज नहीं आया हमारे आउटपुट में। तो इस तरह से हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर ईच लूप को। अब यहाँ पर हमारे पास एक और मेथड भी है। मैं चाहूँ तो मेरी एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर हमारे एरे में 40 है और मैं चाहता हूँ जितनी भी एलिमेंट्स हैं ना सब में 2 ऐड हो जाए, 2 का इजाफा हो जाए। तो उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने 2 लिख देना है और इसे यहाँ से अलग कर देना है। अब क्या होगा, जो भी वैल्यू होगी उसमें पहले 2 का इंक्रीमेंट होगा और फिर वो स्टोर हो जाएगी इस टेक्स्ट के अंदर। इसे सेव करते हैं और आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे ना सबके अंदर 2 का इजाफा हो चुका है। तो आप चाहे तो पूरी एरेज की वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। तो यही फ़ायदा है, हम फॉर को यूज़ नहीं करते। फॉर में काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी पड़ जाती हैं, जबकि फॉर ईच लूप में ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी हम स्टेटमेंट लिखते हैं और हमारा काम हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ हमने आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।